हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभियान आईएएस एकेडमी। ये चल रहा है हमारी यूजीसी नेट साइकोलॉजी के लेक्चर सीरीज़ और मैं हूँ आपके साइकोलॉजी फैकल्टी देबोलीना चौधरी। तो आज हम एक नए टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ अबाउट द साइकोडायनामिक अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी इज़ बेसिकली unique qualities of an individual. What do you mean by unique qualities? In terms of unique qualities बोले तो in terms of thoughts, in terms of behavior, in terms of emotions. Okay, so it is basically the unique qualities of an individual that remain relatively stable over a period of time and across different situation. Okay, जैसे कि एक इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है डिफरेंट सिचुएशन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि वो आदमी कैसा है। इन जनरल जैसे हम बोलते हैं कि अरे ये आदमी थोड़ा शाई है, ये थोड़ा केयरिंग नेचर का है, ये थोड़ा एग्रेसिव है, ये थोड़ा इम्पल्सिव है। तो ये जो हम बोलते हैं ये किस हिसाब से बोलते हैं कि उस आदमी को हम ऑब्जर्व करके बोलते हैं कि वो डिफरेंट सिचुएशन में कैसे इन जनरल वो बिहेव करता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि कोई भी सिचुएशन में थोड़ा चेंज भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे बिहेव करता है। सो दैट बेसिकली डिटरमाइंस द पर्सनालिटी। तो ये हो गया व्हाट इज़ पर्सनालिटी। ओके, नाउ ये पर्सनालिटी क्या है, कैसे ये एक इंडिविजुअल में डेवलप करता है। जैसे कि पर्सनालिटी ये टर्म तो बहुत कॉमन है, हम सभी अपने डेली लाइफ में, डेली कन्वर्सेशन में ये टर्म तो हम यूज़ कर ही लेते हैं, लेकिन साइंटिफिकली अगर देखें, ठीक है, एज ए मैटर ऑफ स्टडी, तो ये पर्सनालिटी जो है ये कैसे एक ह्यूमन बीइंग के अंदर डेवलप होता है, कैसे, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट बेसिकली डिटरमाइन दिस पर्सनालिटी, ये हमको पढ़ना है अंडर दिस पर्सनालिटी एंड इट्स थ्योरीज। सो इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है। ठीक है, ये जो अप्रोच है, अप्रोच मतलब डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एक ही चीज़ को हम एक ही प्रॉब्लम को जैसे हम डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वैसे अगर पर्सनालिटी को हम देखें तो इट इज़ अ कॉन्स्ट्रक्ट जिसको हम डिफरेंट अप्रोच से समझ सकते हैं। ठीक है, उसमें से ही एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है, देयर आर मेनी डिफरेंट अप्रोचेस, उसमें से ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट अप्रोच है ये साइकोडायनामिक अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी। तो साइकोडायनामिक अप्रोच हम जब पढ़ेंगे उसमें एक नाम आएगा which is very important and very famous and very popular, that is the name of Sigmund Freud. Sigmund Freud basically was the propagator of this approach. Now the thing is that उसके जो ओरिजिनल थ्योरीज है, अब अगर हम देखें एट प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट के जो ब्रेन एंड बिहेवियर रिलेटेड जो एडवांस स्टडीज़ है, उस रिसर्च एंड स्टडीज़ में ये थ्योरी फिट नहीं करता है अभी। तो ये अगर प्रेजेंट में देखें तो ये बहुत ज़्यादा हद तक ये ऑब्सोलीट हो चुका है, लेकिन इसका एक हिस्टोरिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और ये उसके टाइम में बहुत रिवोल्यूशनरी एक अप्रोच था। क्यों रिवोल्यूशनरी? बिकॉज मैंने जो प्रीवियस क्लास लिया था उसमें मैंने डिफरेंट स्कूल्स ऑफ स्टडी के बारे में बोला था। ठीक है, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट था बिहेवियरिज्म। तो ये दिस अप्रोच बेसिकली केम एज अ प्रोटेस्ट against behaviorism. That was the time when behaviorism was very dominating. Like behaviorists बोलते थे कि only behavior is something that is observable, that is measurable, that is why we should study behavior under psychology. But Sigmund Freud came and he told and he gave some new concept. Okay, so what is that? Basically Sigmund Freud was a doctor. Okay, a doctor, a neurologist. So he was practicing in Vienna. And during his practice period he found that there are some patient with some mysterious symptoms or symptoms for which there was no medical explanation or medical reason. तो उन लोगों के साथ जब वो काम करते थे और वो जब वो एक मेथड यूज़ करते थे जिसको बोलते हैं हिप्नोसिस। तो उन्होंने देखा कि ये हिप्नोसिस यूज़ करके जब वो कुछ पेशेंट्स के साथ यूज़ कर रहे हैं
तब उनको वो जो सिम्टम्स है उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या जब उसके प्रॉब्लम को लेके जब उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, तो एक लॉन्ग टर्म बातचीत से भी वो जो प्रॉब्लम्स है वो बेटर हो रहा है, ठीक है, कोई उसको रिलीफ मिल रहा है पेशेंट्स को। तो अब तब उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट ओनली बिहेवियर बट देयर आर समथिंग बिहाइंड द बिहेवियर दैट मोटिवेट्स द बिहेवियर, जो हम वैसे आम खुले आंखों से हम ऐसे समझ नहीं सकते, आम आदमी जो है उसको ऐसे समझ नहीं सकते, उसके लिए बहुत एनालिसिस की ज़रूरत होती है। तो वो क्या चीज़ है, तो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम ही टोल्ड अबाउट अनकॉन्शियस। ओके, सो बिहेवियर से शिफ्ट होके उन्होंने कहा कि बिहेवियर तो है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन बिहेवियर किससे मोटिवेटेड होते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर माइंड इज comprised of this unconscious. So he was the person who first told about the concept of unconscious and its importance behind our behavior and overall personality. तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारी जो माइंड है, ये माइंड बेसिकली इसको अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो इसमें 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस पाया जाता है। तो क्या है ये 3 लेवल? Number 1 is conscious, number 2 is subconscious, सब और प्रीकॉन्शियस भी बोलते हैं इसको, एंड नंबर 3 इज अनकॉन्शियस। ठीक है, सो इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि ये 3 लेवल क्या है। नंबर 1 इज कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट वॉट एवर थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर, एक्सपीरियंस that you are aware of. Okay, maybe right now I can say that you are listening to my lecture. Okay, so right now my lecture is something that you are aware of, so that is your consciousness. Okay, बट सो ये हो गया हमारा कॉन्शियसनेस। अब आते हैं द कंसेप्ट ऑफ प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस क्या है? प्री कॉन्शियस इज बेसिकली जैसे कि देयर आर सर्टेन पार्ट, सर्टेन कोई इमोशंस, बिहेवियर, थॉट या वॉट एवर जो जिसके बारे में राइट नाउ वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, राइट नाउ वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, बट इफ़ आई पुट एफर्ट, इफ़ वी पुट एफर्ट, अगर हम जोर डालें तो हम कुछ उस चीज़ को हमारे कॉन्शियसनेस पे ला सकते हैं। जैसे कि अभी राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू माई लेक्चर, मे बी इसको सुनने से पहले यू आर लिसनिंग टू समथिंग एल्स, मे बी यू आर हैविंग सम कन्वर्सेशन विद सम ऑफ योर फ्रेंड और फैमिली मेम्बर, मे बी तुम येस्टरडे कोई नेटफ्लिक्स में क्या सीरीज़ देखे हो, उसका कोई एपिसोड। तो these are the things, if you put effort, अगर तुम चाहो तो right now at this moment you can recall all those and you can bring all those things in your consciousness. ठीक है, जो right now conscious नहीं है, but if you put effort you can bring them into your consciousness. Those are the part that we call, and Sigmund Freud told, those are the part is known as preconscious. Okay, now moving to the most important concept as given by Sigmund Freud, that is unconscious. ठीक है, सो अनकॉन्शियस इज बेसिकली दैट पार्ट ऑफ आवर माइंड जिसमें हमारे डिज़ायर्स रहते हैं, हमारे कुछ मोटिव्स रहते हैं, जिसमें हमारे सेक्सुअल ड्राइव्स रहते हैं, एग्रेसिव ड्राइव्स रहते हैं। ओके, जिसके बारे में हमको कोई अता पता नहीं रहता है। लाइक जैसे मैंने कहा कि प्री कॉन्शियस में अगर आई पुट एफर्ट देन आई कैन ब्रिंग इट इनटू कॉन्शियसनेस, लेकिन अनकॉन्शियस में जो भी एलिमेंट्स होते हैं इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी फॉर अ लेमैन टू ब्रिंग देम टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है उसके अंदर, क्या मोटिव्स है, क्या ड्राइव्स है, क्या डिज़ायर्स है, क्या विशेस है। ठीक है, इसको समझ पाना इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो सिगमंड फ्रॉइड ने कहा, उन्होंने हमारे माइंड को एक आइसबर्ग के साथ एनालॉजी डाला। एनालॉजी मतलब सिमिलरिटी डाला, जैसे कि ये अगर एक आइसबर्ग है, हमारी ह्यूमन माइंड इज लाइक दिस आइसबर्ग, जिसका ये पानी है पूरा, ठीक है, तो जिसका खाली थोड़ा ही पोर्शन पानी से बाहर है। सो दिस इज बेसिकली द सिमिलरिटी ही ड्रू बिटवीन माइंड एंड कॉन्शियसनेस। मतलब ये कॉन्शियसनेस जैसे आइसबर्ग के टिप ही थोड़ा पानी के ऊपर रहता है, वैसा कॉन्शियसनेस ही थोड़ा ही पार्ट है।
और ये जो लार्ज पोर्शन जो पानी के अंदर रहता है आइसबर्ग का, सिमिलरली माइंड का जो ये लार्ज पोर्शन है दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ अनकॉन्शियस, एंड दैट इज द थिंग दैट बेसिकली मोटिवेट्स एंड दैट बेसिकली इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर टू अ लार्ज एक्सटेंट. सो ये आई होप कि इतने तक आप लोगों का क्लियर हो गया रिगार्डिंग द 3 levels of consciousness in our mind, okay, as suggested by Sigmund Freud. Now I am coming to another 3 concepts given by Sigmund Freud, and Sigmund Freud told basically within our unconscious there are 3 competing force, okay, so that basically compete among each other. और उसमें क्या होता है कि ये कंपटीशन से उसमें एंग्जाइटी आते हैं, और ये एंग्जाइटी रिड्यूस करने के लिए वो क्या करते हैं, तो दैट बेसिकली शेप अल्टीमेटली हु वी आर. तो ये फोर्स क्या है, तो ये जानना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो नंबर 1 इज ईड. So id, ego and superego, these are the 3 forces according to Sigmund Freud that basically works within the unconsciousness. Okay, तो id क्या है? Id is basically the source of all instinctual energies. Okay, जैसे कि मान लीजिए हमारे primal needs like sleep, thirst, hunger, हमारी sexual drives, सो हमारे एग्रेसिव जो डिज़ायर्स होते हैं, एग्रेसिव जो इम्पल्सेस होते हैं, सो ईड इज़ बेसिकली ऑल अबाउट दिस थिंग्स, एंड ईड इज़ अबाउट द इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ ऑल दिस काइंड्स ऑफ नीड्स. ओके, सो ईड क्या, सो दैट इज़ वाई, जैसे कि मैंने कहा कि ये टर्म की इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, तभी आपको याद रखना है कि ईड कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है. अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड ईड फॉलो करता है द प्रिंसिपल, द प्लेजर प्रिंसिपल. प्लेजर प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है कि जो भी नीड, इंस्टिंक्चुअल जो भी नीड है, ईड ऑलवेज वांट्स टू इमीडिएटली ग्रेटिफाइड दोज नीड्स. उसमें दूसरे मतलब हमारे समाज क्या सोचेंगे, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, ईड इज़ नॉट एट ऑल कंसर्न्ड अबाउट दैट. सो अगर एक एग्जाम्पल की तरह देखें कि किसी को क्लास चल रहा है, तो एक स्टूडेंट को प्यास लगा है, लाइक ही इज थर्स्टी एंड वांट्स टू हैव वाटर, तो ईट कहेगा कि यार सॉरी थर्स्ट अब छोड़ दो, क्योंकि पानी पीने का इजाज़त तो अच्छे से ही मिल जाता है क्लास में, लेकिन दैट टाइम द स्टूडेंट इज़ वेरी हंग्री, ओके, एंड ही वांट्स टू हैव सम फूड, बट क्लास चल रहा है. सो ईड इज़ द कॉन्स्ट्रक्ट जो कहेगा कि क्लास छोड़ो, जो भी जो सोचे छोड़ो, लेकिन अभी भूख लगा है तो अभी खा लो. ओके, सो टीचर क्या सोचेंगे, बाकी स्टूडेंट क्या सोचेंगे, दैट इज़ नन ऑफ योर कंसर्न. तुमको भूख लगा है, तुमको अभी खाना है. ओके फाइन. सो दिस इज ईड. ईड सीकिंग इमीडिएट प्लेजर एंड वॉन्ट्स टू अवॉइड पेन. पेन क्या है, ये जो हंगर है ये पेन है, ही वॉन्ट्स टू अवॉइड दैट. नेक्स्ट कमिंग टू ईगो, बाद में आएंगे, पहले सुपर ईगो जान लेते हैं, बिकॉज सुपर ईगो इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस ईड. ओके, सुपर ईगो इज, यू कैन से, द कॉन्शियंस एंड द मॉरल कॉम्पस विद इन अस. सुपर ईगो इज समथिंग, इट इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी, लाइक सोसाइटी का अप्रूवल है क्या नहीं है, what you should do, what you should not do, what is right, what is wrong. ओके, सो ये जो ठीक हो, मतलब बाहर से सोसाइटी मतलब पेरेंट्स, बच्चे के लिए पेरेंट्स होता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो द लार्जर सोसाइटी, तो वो लोग जैसे ही मतलब वो जो इम्पोजिशन है दैट इज बेसिकली कंस्ट्रक्ट दिस सुपर ईगो. सो सेम एग्जाम्पल अगर ले वो क्लास में खाना खाने का, तो ऑब्वियसली ईट कहेगा कि येस यू हैव द फूड राइट हियर राइट नाउ, बट सुपर ईगो विल टेल नो, दिस इज नॉट द रूल. ओके, कि क्लास में यू कैन नॉट हैव फूड, सो ऑब्वियसली यू शुड नॉट ईट. दैट इज समथिंग द सुपर ईगो विल टेल, दिस इज नॉट एट ऑल राइट, एंड इफ यू डू दैट your teacher is going to punish you, other students are going to laugh at you, so you should not have food. Okay, and you should suffer, मतलब hunger हो तो हो, but you should not have food.
तब बीच में आता है ये ईगो। अच्छा, तो जैसे ईगो से पहले और एक चीज बोलूं, जैसे ईट फॉलोज प्लेजर प्रिंसिपल, हियर फ्रॉम द एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड सुपर ईगो फॉलोज द मॉरलिस्टिक प्रिंसिपल। मॉरलिस्टिक मतलब जो राइट है, मॉरली जो करेक्ट है उसको फॉलो करना। इससे वो कंसेप्ट आते हैं एथिक्स, प्रिंसिपल, ये जो कंसेप्ट है सबका सोर्स है ये सुपर ईगो। अच्छा, नेक्स्ट आता है ईगो। ईगो इज बेसिकली हियर वर्किंग ऐसे, मतलब ये दोनों में अगर ऐसे जंग चलता रहेगा ना तो ऑब्वियसली अ पर्सन कैन नॉट बी एट पीस। तो वो पीस लाने के लिए ईगो वर्क एज द मिडिल मैन। ओके, तो वो मिडिल पाथ निकलता है। वो ईट को बोलता है कि ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड यू आर हंग्री, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो ट्रू दैट क्लास में खाना नहीं खा सकते। तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे कि तुम एक काम करो, तुम अभी थोड़ा सर से वो ले लो, परमिशन ले लो और लेके थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा भर के पानी पी लो जब तक ना क्लास खत्म हो जाए। क्लास खत्म हो जाए, आफ्टर दैट यू हैव द फूड एंड यू नो अपने हंगर को मिटाओ। तो ये हो गया ईगो का काम कि ये दोनों के बीच का एक रास्ता निकलता है, सो दैट वी कैन बी एट पीस। तो हम और एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर। तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट लाइक बाई मगिंग इट अप। ये एग्जाम्पल आप समझोगे तो आप ऐसे ही याद रखोगे। अच्छा, तो हमने तो ईगो और ईट का, ये दोनों का तो हमने प्रिंसिपल कौन सा फॉलो करता है ये बोल दिया। तो जैसे मैंने कहा कि ईगो इज वर्किंग एज अ मिडिल मैन, तो ईगो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? दिस इज नोन एज द रियलिस्टिक प्रिंसिपल। पूरा सोसाइटी के अप्रूवल के साथ भी बह नहीं जाता है और पूरा अपना नीड के ग्रेटिफिकेशन के साथ भी, मतलब अपने इम्पल्स के साथ भी बह नहीं जाता है। रियलिटी में जैसे, मतलब रियलिटी में कौन से सॉल्यूशन निकालना है उसके हिसाब से ईगो काम करता है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल हम देख ले। ये क्लास का एग्जाम्पल तो हमने देख लिया। फॉर एग्जाम्पल कि एक गर्ल है, मानो कि उसका नाम है सोनिया। तो वो क्या कर रहा है, वो पिछले 1 महीना से बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहा है और बहुत एक्सरसाइज कर रहा है टू लूज वेट। तो 1 महीने के बाद उसने 3 किलो वेट घटा भी दिया। ठीक है, सो दैट इज अ अचीवमेंट। तब क्या है कि वो कुछ दिनों के लिए एक्सरसाइज बंद कर दिया। नाउ ऑन सडन डे उसको बहुत क्रेविंग होता है कि बर्गर खाओ, पिज्ज़ा खाओ, कोल्ड ड्रिंक खाओ, ऐसा बहुत क्रेविंग होता है। और जो वो भी है ना, मतलब एक्सरसाइज है वो भी करने का मन नहीं करता है। तो अगर इस सिचुएशन को हम ऐसे ईड, ईगो, सुपर ईगो के हिसाब से देखें तो उसका ईड जो है, ईड क्या कह रहा है कि येस यू गो फॉर दोज फास्ट फूड, दोज जंक फूड्स जो यम्मी होते हैं टेस्ट में, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी तुम खा लो और यू डोंट हैव टू गो फॉर दिस ट्रेडमिल वॉक। ओके, सो दैट इज समथिंग ईड इज टेलिंग। और सुपर ईगो क्या कह रहा है कि सुपर ईगो नहीं, यू कैन नॉट डू दैट, you should have salad only for food and you have to do 1 hour of treadmill walk. Okay, so ये हो रहा है दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट। तब आया बीच में ईगो ने क्या कहा कि ओके, यू डोंट हैव टू डू अ लॉन्ग 1 hour of treadmill walk, instead of that you do 30 minutes of treadmill walk। और कोल्ड ड्रिंक तुम हटा दो, पिज्ज़ा भी हटा दो, सैलड खा लो, उसके साथ तुम्हारे मनपसंद का एक बर्गर भी खा लो। ठीक है, 30 मिनट्स वर्कआउट कर लो और पसंद का एक बर्गर भी खा लो, लेकिन उसके साथ थोड़ा सैलड भी खा लेना। सो दैट इज द थिंग ईगो इज डूइंग। आई होप नाउ इट इज अंडरस्टैंड like how these 3 forces are working. Okay, and what Freud said that is that how these 3 forces are able to work at harmony, उसके हिसाब से तैयार होता है कि पर्सनालिटी कैसा होगा। जैसे कि मानो ये ईगो जो है, ईगो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये ईड और सुपर ईगो के बीच अच्छे से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा सिचुएशन मतलब थोड़ा है तो उसमें क्या अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड दिखाई देता है, स्लिप ऑफ टंग।
और जिसको बहुत फेमस और एक नाम भी इसको जिसे हम जानते हैं, इसको कहते हैं फ्रॉइडियन स्लीप। ठीक है। सो जैसे कि हमारे ईगो और ईड एंड सुपर ईगो के बीच जो ईगो हार्मोनी क्रिएट करता है, वो अगर उतना नहीं कर पा रहा है, थोड़ा थोड़ा मतलब उसमें दिक्कत आ रहा है, तो ये थोड़ा ही हो तो उसमें ये सब सिम्टम्स आते हैं, जैसे स्लिप ऑफ टंग एंड और फ्रॉइडियन स्लीप। लेकिन अगर ये सुपर ईगो और ईट के बीच कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है एंड ईगो इज़ नॉट एट ऑल एबल टू पैच देम अप, तो क्या होता है, तो जाके अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड होता है न्यूरोसिस, जो एबनॉर्मलिटी बिहेवियर में दिखाई देता है, दैट इज न्यूरोसिस। अब ये स्लिप ऑफ टंग इज व्हाट? स्लिप ऑफ टंग एक एग्जाम्पल के हिसाब से बोले कि सपोज तुम एक आंटी आई है तुम्हारे पास मिलने में, तो यू डोंट लाइक दैट पर्सन, ओके, बट वो आई है, ऑब्वियसली यू नो दैट यू डोंट लाइक दैट, बट इट्स नॉट लाइक दैट यू आर ऑलवेज अवेयर ऑफ दैट। So वो आई है and you just wanted to greet her. You said you were about to say कि hello, I'm glad to meet you. उसके बदले में तुम्हारे मुंह से निकल जाता है I'm sad to meet you. Okay, so ये हो गया एक slip of tongue और Freudian sleep. Okay, so now coming to the example of neurosis. Neurosis मतलब when there is a lot of disparity between id and super ego, and ego is also very weak, ego is not able to patch them up, तब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा फियर होते हैं। सो वो हमारे टोटल पर्सनालिटी एंड टोटल बिहेवियर में एक एबनॉर्मलिटी इंड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। ओके, next we'll move to another concept that was given by Freud, that is known as defense mechanisms. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विथ डिफेंस मैकेनिज्म और भी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, लाइक जो हमने कहा रिगार्डिंग द सुपर ईगो। सुपर ईगो इज बेसिकली, एज आई सेड, इट इज़ ऑल अबाउट द सोशल अप्रूवल, इट इज़ ऑल अबाउट द व्हाट इज़ मॉरली राइट एंड मॉरली रॉन्ग। सो ये जो चीज़ें हैं, इससे और एक कुछ इमोशंस जनरेटेड होते हैं। लाइक एक बच्चा जो है वो अगर कुछ सोशली अप्रूव्ड वे से कुछ अकॉम्प्लिश कर पाता है, तो द इमोशन दैट जनरेट्स एज ए आउटकम इज नोन एज प्राइड। अगर नहीं कर पाता है, कुछ में फेलियर होता है, मतलब सोशली अप्रूवल वे से कुछ नहीं, अप्रूव्ड वे से कुछ नहीं कर पाता है, तो जो इमोशंस जनरेट होते हैं वो बेसिकली गिल्ट, फियर, ये सब होता है। ठीक है। सो किसके अंदर, मतलब कौन सा ये फोर्स डोमिनेटिंग है, दैट विल डिटरमाइन कि उसका पर्सनालिटी कैसा होगा। फॉर एग्जांपल हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी का ईड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो ईगो है और जो सुपर ईगो है वो ईड को मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो ईड इज़ वेरी डोमिनेटिंग, तो उसका पर्सनालिटी कैसा होगा, इम्पल्सिव होगा। अगर किसी का सुपर ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाँ, कि सभी काम वो सोशली, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेंगे, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, नेबर्स क्या सोचेंगे, वो अगर सभी काम के पहले यही सोचता है, तो दैट इज़ अ पर्सन जिसका पर्सनालिटी होगा गिल्ट रिडन, कि वो हर टाइम गिल्ट में एकदम तड़पता रहेगा कि अरे शायद मैंने ये ठीक नहीं किया, अरे मैंने शायद वो कुछ गलत कर दिया, किसी को दुखा दिया मैंने, लाइक दैट। सो अगर किसी का सुपर ईगो, मतलब सुपर ईगो वीक होता है, तो वो अपने ऊपर कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है, क्रूएल्टी शायद रहेगा उसके बिहेवियर में। तो दिस आर द थिंग्स। अच्छा, नाउ ये जैसे मैंने कहा कि ईड एंड सुपर ईगो में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये कन्फ्लिक्ट में मलहम लगा रहा है कौन, ईगो। ठीक है। तो अब ये ईगो जो है, ईगो को अगर मालूम चले कि अरे मैं ये काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, ईड एंड सुपर ईगो के बीच मैं अच्छे से पैचअप नहीं कर पा रही हूँ, तो ईगो को भी खुद को एंग्जाइटी होते हैं। ठीक है।
तो एंग्जाइटी होता है, तो उससे बचने के लिए ईगो क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा कि ईगो इज़ द ओनली थिंग जिसके साथ रियलिटी का कांटेक्ट रहता है, ठीक है। तो खुद एंग्जाइटी से बचने के लिए ईगो रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है, ठीक है, कि रियलिटी अगर बदल दे तो रियलिटी के साथ एडजस्ट करने में आसानी होता है। लेकिन ये जो है रियलिटी को ही बदल देना, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ और अ प्रोडक्टिव और इफेक्टिव वे ऑफ कोपिंग अप विद अ सिचुएशन। सो यही हो जाता है जब ईगो रियलिटी को बदल देता है, तो उसके लिए रियलिटी को बदलने के लिए वो जो मैकेनिज़म्स यूज़ करते हैं उसको ही फ्रॉइड ने कहा डिफेंस मैकेनिज़म्स, ठीक है। सो ये डिफेंस मैकेनिज़्म बहुत तरीके का होता है। सो उसके कुछ तरीके के बारे में हम जानेंगे, कुछ टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज़म्स के बारे में हम जानेंगे अभी। लेकिन दैट इज़ द थिंग कि डिफेंस मैकेनिज़्म जनरली इट वर्क्स एट आवर अनकॉन्शियस लेवल। लाइक हम लोग अप्लाई करते हैं ये डिफेंस मैकेनिज़्म, बट वी आर नॉट इन जनरली अवेयर ऑफ दिस, कॉन्शियसली अवेयर ऑफ दिस कि हम क्या कर रहे हैं। तो लेकिन उसका प्रॉब्लम जो है हमारे ज़िंदगी में आते हैं, हमारे पर्सनालिटी में आते हैं, हम दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसमें आते हैं ये प्रॉब्लम्स। तो ये डिफेंस मैकेनिज़म्स क्या है वो हम थोड़ा जान लेंगे। जो टाइप्स है वो हम थोड़ा जान लेंगे क्या है, ये तो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है। नंबर वन द वेरी फेमस इज़ नोन एज रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब इफ़ देयर आर सर्टेन इवेंट्स, ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो है उसको अपने अनकॉन्शियस में एकदम दबा देना, ठीक है, सो दैट यू नो मोर। बिकॉज कोई ट्रॉमेटिक इवेंट जैसे कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो, कोई लॉस ऑफ अ मतलब डेथ ऑफ अ वेरी नियर पर्सन हो, नियर एंड डियर पर्सन, तो वो एक ट्रॉमेटिक इवेंट होता है जिसके बारे में अगर इफ़ यू आर ऑलवेज अवेयर ऑफ दोज थिंग्स तो तुमको परेशानी होगा, ठीक है। तो किसी को परेशानी होगा, एंग्जाइटी होगा, गिल्ट होगा, सैडनेस होगा, सो एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होगा। सो डिप्रेशन क्या करता है, वही सब ट्रॉमेटिक इवेंट्स की जो मेमोरी है एकदम अनकॉन्शियस में दबा देता है। ऐसे ही दबा देता है कि वो जो इंसिडेंट है वो इंसिडेंट के बारे में उसको कुछ याद नहीं रहता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे रिसर्च में देखा गया है कि एनकाउंटर में देखा गया है कि बहुत सारे रेप विक्टिम्स जो है उसके वो जो डिटेल्स है हादसे का, बहुत सारे डिटेल्स वो याद नहीं कर पाते। ऐसे नहीं कि वो मतलब इंटेंशनली याद नहीं करते हैं, लेकिन देखा गया है कि वो ऐसे ही याद नहीं कर पाते हैं। सो रिप्रेशन इज द मैकेनिज्म दैट वर्क्स बिहाइंड दैट, ओके। नेक्स्ट विल नो अबाउट डिनायल। डिनायल मतलब, डिनायल तो हम बहुत लोग जानते हैं कि मतलब हमारे आसपास का जो सिचुएशन है, अगर वो सिचुएशन थोड़ा पेनफुल हो, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो हम लोगों के लिए अडाप्ट एंड एडजस्ट करना, तो हम वही सिचुएशन को डिनाई कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मान लो कि किसी पेरेंट्स के मतलब एक न्यूबॉर्न जो बेबी है वो बेबी जैसे डेवलप कर रहा है, तो देख रहे हैं कि पेरेंट्स के मतलब टाइम पे बात नहीं कर रहा है, टाइम पे नहीं चल रहा है, तो कुछ डिफ़िकल्टी है, कुछ दिक्कत है। तो जब डॉक्टर के पास लेके गए, फिर डिफरेंट टेस्टिंग हुआ, असेसमेंट हुआ, फिर डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को ऑटिज़म है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। सो तब बहुत सारे टाइम होते हैं कि पेरेंट्स डॉक्टर्स के मतलब डॉक्टर्स के असेसमेंट के बाद भी पेरेंट्स ये नहीं मान पाते हैं। बहुत दिनों तक पेरेंट्स किसी और दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, होम्योपैथी में शिफ्ट कर जाते हैं, कोई तंत्र मंत्र में शिफ्ट कर जाता है कि नहीं मेरे जो बच्चा है वो ठीक ही है, मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम जो अभी कुछ टाइम के लिए है जो टल जाएगा। सो वो डिनायल एक चलता है कि, और बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि किसी अगर कोई बहुत क्लोज पर्सन का अगर डेथ हो जाए तो हम कहते हैं कि नहीं वो है अभी मेरे साथ, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट डिनायल। तो देयर आर 3 or 4 मोर डिफेंस मैकेनिज्म, द इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म जो क्वेश्चंस में आते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो अब तक अगर ये वीडियो जो है इसमें इसका जो कंटेंट है एंड एक्सप्लेनेशन है, ये अगर आपको अच्छा लगता है तो यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू लाइक शेयर दिस वीडियो। सो तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ एंड नेक्स्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय।